طيب عن بواتساب انت الفندق تكون سمعتنا إيه السيدة ده أوكي बेटा आवाज आ रही है सॉरी ये डिस्टर्ब यहाँ पे Yes. ठीक है तो ग्रुप 3 क्या होगा दैट इज द ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी स्केलेटल भी हो सकती है डेंटल भी हो सकती है मतलब दे बोथ विल फॉल इन द ग्रुप 3 अच्छा अब ये हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे द डिस्क्रिपेंसी इज स्केलेटल और द डेंटल दो चीजें होती है नंबर 1 बाय द सिवियरिटी ऑफ द ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी नंबर 1 नंबर 2 जैसे हम लेटरल सेफ करते हैं इन द ऑर्थोडोंटिक्स एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर सेफ होता है अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर सेफ में हम असेस कर सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी अंदर उससे हमें अंदाजा होगा कि ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी क्योंकि देखिए स्केलेटल जो भी चीज होगी ना दैट वुड बी असेस्ड बाय द एक्सरे ठीक है वो क्लिनिकली आप नहीं बता सकते मतलब क्लिनिकली देख के कि इसमें ये स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है या जो है वो डेंटल डिस्क्रिपेंसी है डेफिनेटली अगर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम काफी सीवियर है तो हम स्ट्रेट अवे कह देते हैं कि जी ये स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि ये एक जजमेंट होती है कि डेफिनेटली इतना सीवियर यूजुअली सिर्फ डेंटल प्रॉब्लम नहीं होता उसमें स्केलेटल साथ होता है बट द फाइनल डायग्नोसिस विल बी थ्रू द एक्सरेज तो ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी के लिए जो एक्सरे रिक्वायर्ड होगा टू असेस दैट इज द एंटीरियर पोस्टीरियर सेफ नॉर्मली इन द ऑर्थोडोंटिक्स वी रूटीनली यूज द lateral safe हम assess करते हैं for the anterior posterior discrepancy and the vertical discrepancy but for the transverse discrepancy हमें anterior posterior safe चाहिए anterior posterior safe में हम assess कर सकते हैं कि what is the transverse discrepancy then group 4 क्या होगा ये transverse discrepancy की clinical picture देन ग्रुप 4 क्या होगा द सैजिटल डिस्क्रिपेंसी सैजिटल का मतलब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी जैसे हम एंगल्स क्लासिफिकेशन पढ़ा तो हमने दो चीजें पढ़ी थी उसमें कि एंगल्स का जो बेसिस है दैट इज डिपेंड ऑन द एंटीरियर पोस्टीरियर मोलर रिलेशनशिप नंबर 1 नंबर 2 द टीथ ऑन द लाइन ऑफ एक्लूजन सो द सैजिटल डिस्क्रिपेंसी इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी के एंटीरियर पोस्टीरियरली मोलर रिलेशनशिप क्लास 1 है क्लास 2 है या क्लास 3 है नाउ जैसे ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी की भी दो तरह की थी स्केलेटल एंड द डेंटल तो एग्जैक्टली सेम होता है इन द सैजिटल डिस्क्रिपेंसी और द एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी so the sagittal discrepancy can be skeletal or the dental तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे between the skeletal and the dental number 1 through the clinical presentation जो हम क्लिनिकली असेस करेंगे नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ द लेटरल सेफ विद द हेल्प ऑफ द लेटरल सेफ हम असेस कर सकते हैं कि इधर द प्रॉब्लम इज स्केलेटल और द डेंटल ओके देन ग्रुप 5 इज द वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी ठीक है देखिए प्रॉब्लम इज ऑलवेज इन ऑल द 3 डायमेंशंस तीन ही डायमेंशंस होते हैं एक एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी तो एकरमैन प्रॉफिट ने वो सारी चीजें जो हैं वो कंबाइन की हैं हर डिस्क्रिपेंसी को इसने कवर अप किया है मतलब देन द वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी इफ द प्रॉब्लम इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन जैसे हमने कहा ना कि ओवरबाइट क्या होता है वर्टिकल ओवरलैप ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स ओवर द मैंडिबुलर इंसाइजर्स इज नोन एज द ओवरबाइट अगर ओवरबाइट ज्यादा है तो हम कहेंगे डीप बाइट ओवरबाइट कम है तो हम कहेंगे ओपन बाइट सो इन द वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है इधर द ओपन बाइट और द डीप बाइट ठीक है अगेन वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी में भी वही दो चीजें होंगी इधर द डिस्क्रिपेंसी इज स्केलेटल और द डेंटल तो असेस कैसे करेंगे वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी नंबर 1 क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्लिनिकली हम असेस करेंगे Number 2 with the help of the lateral self. So for the anterior posterior discrepancy and for the vertical discrepancy,
हमें लेटरल सेफ भी रिक्वायर्ड होगा टू असेस एनी स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी। फॉर द ट्रांसवर्स के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर सेफ इज रिक्वायर्ड। Then group 6 is basically the combination of the transverse and the sagittal। ठीक है, देखिए अब ये जरूरी नहीं ना कि एक पेशेंट में जो है वो सिर्फ किसी एक ही डायमेंशन में प्रॉब्लम हो। अब एक पेशेंट में मल्टीपल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मतलब एक पेशेंट में सारी चीजें कंबाइन भी हो सकती है ना, उसमें स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी भी हो, उसमें डेंटल डिस्क्रिपेंसी भी हो, प्रॉब्लम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी हो। मतलब एक ही पेशेंट में हम देखें ना, क्रॉस बाइट भी हो सकती है, ओवरजेट भी हो सकता है, डीप बाइट भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम तीनों डायमेंशन में हो गए ना। क्रॉस बाइट होगी मतलब ट्रांसवर्स प्रॉब्लम है, ओवरजेट इंक्रीज है तो सैजिटल डिस्क्रिपेंसी है, डीप बाइट है तो वर्टिकल डिस्क्रिपेंसी है। So there can be the combination of the problems. So if a patient has a problem of transverse and the sagittal discrepancy दोनों साथ होगी, तो patient will fall in group 6। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो there is a molar relationship class 2 and there is a lingual cross bite, यहाँ पे cross bite है। Then group 7 क्या है कि problem in the sagittal and the vertical direction, problem in the sagittal and the vertical direction। ठीक है, sagittal direction का मतलब है कि क्लास 2 या क्लास 3 जो एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क्रिपेंसी अगर आप असेस करें, देयर इज एन इंक्रीज्ड ओवरजेट, क्लास 2 माल ओक्लूजन, क्लास 2 माल ओक्लूजन, इसमें भी देयर इज एन इंक्रीज्ड ओवरजेट नंबर 1। एंड द वर्टिकल इज द डीप बाइट, इसमें देखें ओवर बाइट ज्यादा है काफी, इसमें डीप बाइट ज्यादा, so that is fall in the group 7 when there is a combination of the problem sagittal as well as the vertical। Group 8 is the combination of the transverse as well as the vertical discrepancy। Transverse discrepancy देखिए इसमें buccal cross bite है, and vertical क्या है, posterior deep bite है। So the combination of the problem of transverse and the vertical, patient will fall in group 8। Okay, group 9 में क्या होगा, combination of the sagittal, vertical and the transverse। So the trans-sagitto-vertical means discrepancy in all the 3 dimensions। अगर आप इस पेशेंट में देखें, the patient is of the cleft lip and palate, posterior cross bite है, there is any cross bite, अगर देखिए posterior cross bite है, anterior भी cross bite है, vertical भी अगर bite देखें तो यहाँ पे open bite है, यहाँ पे edge to edge bite है, and anterior posterior में class 3, यहाँ पे molar class 2 में है, incisor class 3 है। So the patient has the problem in all the 3 dimensions। So if a patient अगर तीनों dimension में हो तो patient will fall in group 9। Again मैं आपको हम उस Venn diagram पे जाएं। इस Venn diagram में there are the 9 groups। Group 1 is the intra-arch alignment। वो patient जिसको कोई और skeletal discrepancy ना हो, कोई facial problem ना हो, just patient has an intraoral जो mild discrepancy हो, patient will fall in group 1। Group 2, if the patient has an extraoral facial profile में कोई deviation हो, कोई facial profile में change हो, then we can fall the patient in group 2। अच्छा, उसके बाद group 3, इसको याद रखने का ये है कि group 3 is the transverse discrepancy। अगर पेशेंट को if have any transverse discrepancy, अब वो देखें ना, बक्कल क्रॉस बाइट भी हो सकती है, पैलेटल क्रॉस बाइट भी हो सकती है, यूनिलेटरल क्रॉस बाइट भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, डेंटल क्रॉस बाइट भी हो सकती है, स्केलेटल भी हो सकती है। Then group 4 is the sagittal deviation or anterior posterior discrepancy। Patient can have a class 1 malocclusion, class 2 and class 3। Again dental भी हो सकता है and skeletal भी हो सकता है। Then group 5 is the vertical, open bite, deep bite, dental and the skeletal हो सकता है। Anterior open bite भी हो सकती है, posterior open bite भी हो सकती है। Then group 6 is the combination of the transverse and the sagittal। Group 7 is the combination of the sagittal and the vertical। Group 8 is the combination of the vertical and the transverse। And group 9 is the combination of the transverse, sagittal and the vertical।
So the Ackermann classify the malocclusion into the 9 groups, and हम patient को according to the severity of the malocclusion we will fall in the group 1 to 9, किसी भी एक group में patient fall करेगा. What are the advantages of the Ackermann and Profit classification system? सर जी बेटा. सर ये कोलेप्स बाइट किसे कहते हैं? अच्छा बेटा, ये अगर आप देखें ना, जो क्या कहते हैं क्लेफ्ट का जो पेशेंट है, ठीक है, इसमें जो आपके अपर जो टीथ है वो टोटली लिंगुअल एज कंपेयर टू दी अपर टीथ. जी सर. नॉर्मली क्या होता है कि अपर टीथ ओवरलैप करते हैं ना लोअर को. जी जब सर. आपके लोअर टीथ टोटली ओवरलैप करेंगे अपर टीथ को, तो उसको कहते हैं क्लेफ्ट बाइट. ठीक है, जब जी सर. नॉर्मली तो अपर टीथ ओवरलैप करते हैं, बट सपोज जी करें सर. अगर लोअर टीथ ओवरलैप करेंगे अपर टीथ को, तो वो होगी कोलैप्स बाइट. रिवर्स ओवर बाइट मतलब. जी, वो पोस्टीरियर क्रॉस बाइट होगी, एंटीरियर भी क्रॉस बाइट होगी, ठीक है, एंड रिवर्स बाइट भी होगी. जी सर. ठीक है, तो वो होगी कोलैप्स बाइट. Advantages of the Ackermann Profit classification system क्या है? It incorporates an evaluation of crowding and asymmetry within the dental arch and includes an evaluation of the incisor protrusion. Recognize difference between the crowding and the protrusion. Includes transverse, vertical in the sagittal plane. Incorporates information about the skeletal jaw proportions. So basically, अगर हम assess करें या compare करें एंगल्स क्लासिफिकेशन को Ackermann प्रॉफिट क्लासिफिकेशन सिस्टम से, तो एंगल्स क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बट डेफिनेटली उसकी लिमिटेशंस हैं काफी. जो Ackermann प्रॉफिट क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है, वो एक बिल्कुल जो है आप ये कह दें कि जितने भी ओवर जो प्रॉब्लम्स थे इन द एंगल्स क्लासिफिकेशन वो सारे उसने ओवरकम किए. ठीक है, बट डेफिनेटली Ackermann प्रॉफिट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो नॉर्मल जो क्लिनिकल हम डिस्कशंस करते हैं उसमें इसको डिस्कस करना इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द एंगल्स क्लासिफिकेशन. तो इसलिए इवन देयर आर लॉट ऑफ क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि उसमें एंगल्स क्लासिफिकेशन सारी चीजें कैटर नहीं करती, बट इवन आफ्टर दैट वर्ल्ड वाइड आज भी एंगल क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा यूज होती है. वो ज्यादा यूज क्यों होती है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो सबसे ज्यादा इजी है. मतलब ठीक है, वो आपको डेंटल और एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशनशिप बताता है. मोस्टली ये होता है कि जो आपकी एंटीरियर डिस्क्रिपेंसी होती है वो यूजुअली, जो आपकी मोलर डिस्क्रिपेंसी होती है वो यूजुअली फॉल करती है ऑन द स्केलेटन. सपोज इफ जो मोलर रिलेशनशिप आपका क्लास 2 होता है, तो आपका स्केलेटल भी क्लास 2 होता है. मतलब अगर मोलर क्लास 3 है तो मोस्टली आपका स्केलेटल भी क्लास 3 होता है. इसलिए एंगल्स क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा यूज होती है. ओके, नाउ द इंडेक्सेस. अच्छा, पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द इंडेक्सेस. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, बेसिकली वी क्लासिफाई द मालअक्लूजन, कि भाई मालअक्लूजन किस टाइप की है. मतलब बट इंडेक्सेस क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के जो इंडेक्सेस यूज होते हैं, these indices are used to assess the severity of the malocclusion in any population. Indices are used to assess कि अगर सपोज करें हम एक पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, एक पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट को एक प्रॉब्लम था, हमने उसकी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की, पेशेंट की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई. मतलब ठीक है, पेशेंट बड़ा खुश हो जाता है कि जी ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी हो गई, सारे टीथ अलाइन हो गए. बट अकॉर्डिंग टू द, आप अगर कहें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बुक के हिसाब से, कौन से पैरामीटर से जिससे हम असेस करेंगे कि ट्रीटमेंट आपकी कितनी सक्सेस हुई है. वो जो ट्रीटमेंट की सक्सेस होती है, यहाँ जो ट्रीटमेंट का आपका जो होता है कि कितने हम उसके गोल्स अचीव कर चुके हैं, वो हम असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्सेस. और इंडेक्सेस का क्या यूज होता है? इंडेक्सेस आर यूज्ड इन द पॉपुलेशन टू असेस द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम. सपोज अगर हम लम्स में जो ओपीडी चलाते हैं, अगर लम्स की हमें जो है वो सिंध गवर्नमेंट या लम्स हमें बजट दे कि भाई हम आपको बजट दे रहे हैं 1000 पेशेंट्स का,
आपके पास 1000 पेशेंट्स का बजट है एक साल के लिए, एक साल में आप 1000 मरीजों का फंड हम आपको देंगे। मतलब अब हमारे पास मरीज आ रहे हैं, सपोज करें साल में 2000, तो हम किस मरीज की ट्रीटमेंट करेंगे, किसकी नहीं करेंगे। मतलब तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ द इंडेक्सेस। हम इंडेक्सेस यूज करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा पेशेंट है जिसमें सीवियरिटी ज्यादा है। देखिए मालअक्लूजन तो हो सकती है ना, मालअक्लूजन माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है। तो हम ये इंडेक्सेस यूज करके कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये पेशेंट जो है ये फॉल करता है उस सीवियरिटी वाले प्रॉब्लम में कि इसकी ट्रीटमेंट सबसे पहले की जाए, और ये पेशेंट जो है इसका प्रॉब्लम जो है ये फॉल करता है इज ए वेरी सिंपल और द माइल्ड ग्रुप में, तो इसकी फ्री में ट्रीटमेंट ना की जाए। ये बेसिकली इंडेक्सेस, जैसे पहला इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नीड, जिसे IOTN कहते हैं। ये वेस्ट में ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली इन द इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या होता है कि वहाँ जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है वो कुछ अकॉर्डिंग टू सम सीवियरिटी जो है ना वो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो पेशेंट उस सीवियरिटी में फॉल करेगा तो उसकी ट्रीटमेंट फ्री होगी, उस सीवियरिटी से जो कम होगा उसकी वो गवर्नमेंट सेटअप में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आपको नीड नहीं है ट्रीटमेंट, अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पे किए हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू वो सीवियरिटी लेवल होता है। दूसरा जैसे इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आउटकम एंड द नीड। फिर है ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इंडेक्स, पीयर असेसमेंट रेटिंग। जैसे जो पीयर असेसमेंट रेटिंग है ये यूज होता है टू असेस के सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये यूजुअली पीयर असेसमेंट रेटिंग हम करते हैं जब हम अपने केसेस एग्जाम में लेके जाते हैं इन द FCPS या हम बाहर FFD का एग्जाम देने जाते हैं। जब हम अपने केसेस लेके जाते हैं तो उस केस पे हम पीयर असेसमेंट रेटिंग करते हैं। मतलब हम बताते हैं कि भाई बिफोर ट्रीटमेंट इसकी जो मार्किंग्स थी, जो नंबर्स थी अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी वो 100 थी, एंड आफ्टर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हमने इसके 90% गोल अचीव कर लिए। अब इसकी पीयर असेसमेंट रेटिंग है 10, तो पहले 100 थी अब 10 हो गई, तो मतलब ये जो 90 का डिफरेंस है ये ह्यूज डिफरेंस है। इट मीन्स कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छी हुई है। मतलब अगर सपोज करें एक पेशेंट है उसकी पहले अकॉर्डिंग टू द पीयर असेसमेंट रेटिंग मार्किंग थी 100, आफ्टर द ट्रीटमेंट उसकी मार्किंग हुई है 60, तो ये कोई आपने अच्छी ट्रीटमेंट नहीं किया। मतलब अच्छी ट्रीटमेंट तो ये होगी कि आपका डिफरेंस जो है वो मिनिमम 70 से ज़्यादा हो। मतलब 70 से ज़्यादा डिफरेंस होगा, इसका मतलब आपने 70-80% चीज़ें अचीव की हैं, उसको कहा जाता है कि एक अच्छी ट्रीटमेंट। तो इंडेक्सेस बेसिकली आर यूज्ड टू असेस के ऑन ए ब्रॉड लेवल, एक पॉपुलेशन लेवल पे असेस करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन में जो है वो कितनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन में सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज हम इंडेक्स करते हैं दैट इज द इंडेक्स ऑफ द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नीड। और यूजुअली हाउस जॉब के लेवल पे अगर आप लोग कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, कोई अगर स्टडी भी करते हैं, तो वो यूजुअली IOTN पे करते हैं जस्ट टू असेस द सीवियरिटी ऑफ द मालअक्लूजन। अब IOTN में क्या होता है, IOTN बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रेड्स, डेंटल हेल्थ कंपोनेंट एंड एस्थेटिक कंपोनेंट। एक होता है एस्थेटिक कंपोनेंट, एक होता है डेंटल हेल्थ कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें कैसे हम ग्रेडिंग करेंगे, इन द डेंटल हेल्थ कंपोनेंट ये इन्होंने 5 ग्रेड्स बनाए हुए हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 5 इसका मतलब है एक्सट्रीम नीड ऑफ द ट्रीटमेंट, देन ग्रेड 4 इज द सीवियर नीड ऑफ द ट्रीटमेंट, देन ग्रेड 3 is moderate or the borderline need of the treatment, grade 2 is the mild or the little need of the treatment, and grade 1 means no need of the treatment. तो ये अब वो ग्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पेशेंट का अगर ओवरवेट इतना होगा तो हम उसको इतनी मार्किंग देंगे, ओवरवेट इससे ज्यादा हो जाएगा तो उसका ग्रेड चेंज हो जाएगा। मतलब एंड सेकंड इज द एस्थेटिक कंपोनेंट। एस्थेटिक कंपोनेंट में क्या होता है कि ये 10 पिक्चर्स होती हैं, ये 10 पिक्चर हम पेशेंट को सपोज दिखाएंगे या हम खुद असेस करेंगे कि इन पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर है जो पेशेंट के ऑक्लूजन से या पेशेंट की क्राउडिंग से मैच करती है। मतलब सपोज अगर पिक्चर नंबर 8 मैच करती है तो आप देखें 8 to 10 इज द डेफिनेट नीड ऑफ द ट्रीटमेंट, या आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम नीड ऑफ द ट्रीटमेंट।
ग्रेड 5 to 7 अगर 5, 6 और 7 अगर ये 3 है तो देयर इज एन मॉडरेट और द बॉर्डर लाइन नीड, एंड ग्रेड 1 to 4 अगर 1, 2, 3, 4 जो है इसमें अगर आप देखें तो देयर इज स्लाइट और द नो नीड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इसका बेसिकली ये होता है, मैंने कहा ना कि इंडेक्सेस बेसिकली यूज होते हैं ऑन ए ब्रॉड लेवल टू असेस अ सिवियरिटी ऑफ द मालएक्यूजन इन ए पॉपुलेशन ग्रुप। हम ये सपोज IOTN की हम अगर ग्रेडिंग करें अपने डिस्ट्रिक्ट जामशोरो की मतलब, तो हम अकॉर्डिंग टू दैट IOTN हम यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं कि इन जो आपका जामशोरो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सपोज करें कि जी 80% पॉपुलेशन जो है उसको माल एक्लूजन है, उस 80% में से जो 30% है उसमें सीवियर नीड ऑफ द ट्रीटमेंट है, जो 40% है वो बॉर्डर लाइन पे है, मॉडरेट नीड है, और जो आपके 50% है या 40% है उसमें स्लाइड और द नो नीड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो जो यूनिवर्सिटी बजट अलोकेट करेगी दैट इज अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी कि भाई इस ये जो पहले बजट है ये आप ये जो 80% या जो 20% ये जो सीवियर प्रॉब्लम वाले हैं सबसे पहले इनको ट्रीट कर जाते हैं। तो इसका जो एस्थेटिक कंपोनेंट या ये जो चीज़ें होते हैं दैट इज ऑन ए ब्रॉड लेवल कि हम जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको बताते हैं कि जी ये प्रॉब्लम इतनी सीवियरिटी के हिसाब से है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो उनकी कैलकुलेशन होती है कि कितना बजट या कितनी चीज़ें होनी चाहिए। तो IOTN के हमेशा दो कंपोनेंट, डेंटल हेल्थ कंपोनेंट एंड दी एस्थेटिक कंपोनेंट। एक तो आपको इन इंडेक्सेस के सिर्फ नाम याद रख लें कि कौन कौन से इंडेक्सेस यूज होते हैं, फिर इंडेक्सेस का बेनिफिट क्या होता है और वो हम क्यों यूज करते हैं, नंबर 2। नंबर 3 जो IOTN है, इंडेक्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नीड, उनके दो कंपोनेंट होते हैं, डेंटल हेल्थ कंपोनेंट एंड दी एस्थेटिक कंपोनेंट। और डेंटल हेल्थ कंपोनेंट जो है वो हम असेस करेंगे थ्रू जो आपकी इनकी पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, एंड एस्थेटिक कंपोनेंट इज थ्रू द जो पिक्चर्स उसमें है उससे हम असेस करेंगे कि इसकी पेशेंट किस ग्रुप में फॉल करता है। बाकी आगे जो है इंडेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आउटकम एंड नीड, इसको सिर्फ नाम याद रख लें, ज़्यादा इनकी डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिर PG लेवल पे आ जाते हैं। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें। किसी ने बेटा पूछना है तो पूछ लें प्लीज। सर हमारे जो OPDs में होता है आप लोग डायसिस को देखते हो या मतलब पेशेंट का जिस तरह भी ऑक्लूजन होगा, जिस तरह भी माल